हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ये जो एग्जाम होने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम, उसके लिए स्पेशल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। इसलिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही सिलेक्टेड करके आपको बता रहे हैं। ये वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो फाइनल एग्जाम में आपको आने वाला है। दूसरा और कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दूसरा कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये वीडियो देख लीजिएगा, A to Z आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ये गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो टोटल VVI स्पेशली एग्जाम पर्पस से बना रहे हैं, ताकि इसके बाद अगर कोई भी वीडियो आए तो उसको देखिएगा मत, सिर्फ वीडियो देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफी है क्वेश्चन। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन बताने से पहले पॉजिटिव थॉट की बात करते हैं, और ये पॉजिटिव थॉट आपको एनर्जी देगा, ताकि हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो आप पूरी तरह से देखिए, समझिए, और किस क्वेश्चन को कैसे आंसर देंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जो गुरु बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित करते हैं, जो गुरु बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित करते हैं, वे जन्म देने वालों से अधिक सम्मान के पात्र होते हैं। देखिए, गुरु जो होते हैं आपके करियर के आगे बढ़ाते हैं, करियर को बढ़ाने के लिए आपको सिखाते हैं, ताकि बच्चे का फ्यूचर बन जाए। इसलिए जो माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं उससे भी बड़े सम्मान का हकदार आपके गुरु होते हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि इस चैनल से आपको बेनिफिट होने वाला है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा। उन सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं और वो 100% एग्जाम में करने के लिए रेडी रहेंगे। चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें टोटल VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। एक एक VVI क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं। एग्जाम में 2 नंबर में आएगा, तो कहेंगे एग्जाम में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, लिखने का एक तरीका होता है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट बच्चा डेफिनेशन लिख देता है कि विद्युत आवेश वो भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में नहीं लिखना है। आपको कोई भी टॉपिक एग्जाम में लिखना है तो उसको पहले हेडिंग लिखिए। जैसे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो विद्युत आवेश लिख करके, यानी कि उसके बाद उसका परिभाषा लिखिएगा कि विद्युत आवेश वो भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन लिखिए तो उसका पहले हेडिंग जरूर लिखिए। बहुत सारे बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि ऑफलाइन जो प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एज अ टीचर हम कभी यही आपको सजेस्ट नहीं करने देंगे कि आप डायरेक्ट किसी भी आंसर को लिखिए। आप कभी भी लिखिए, उसको पहले क्या करिए, हेडिंग में लिखिए, उसके बाद उसका आंसर लिखिए, चाहे किसी भी क्वेश्चन की बात करें। चलिए, कभी आता है कि विद्युत आवेश के गुणों को लिखिए। 2 नंबर में पूछ देता है विद्युत आवेश के 2 गुण क्यों लिखिए, तो बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन आपको 2 गुण बता रहे हैं। विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है, विद्युत आवेश संरक्षित होता है। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश जो होते हैं, हम कहेंगे कि आवेश को संरक्षित करता है। ध्यान से समझिएगा, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होते हैं और विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं कि एक धनात्मक दूसरा का ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा सब्जेक्टिव के रूप में कि विद्युत आवेश के गुणों को लिखिए या विद्युत आवेश किसे कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेश के क्वांटमीकरण से क्या तात्पर्य है, या आवेश के क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। एग्जाम में 2 नंबर पूछ देगा, तो कहेंगे क्या, कहेंगे क्वांटमीकरण विद्युत आवेश का वह गुण है जो बताता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है वो मूल आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज के रूप में होती है, और ई जो होता है वो एक ई के पदों में ही आवेश को हम क्या करते हैं, ई के पदों में ही हम परिवर्तित कर सकते हैं, और अर्थात हम कहेंगे क्या, आवेश के क्वांटमीकरण का सूत्र Q बराबर +- n। याद रखिएगा, आवेश के क्वांटमीकरण किसे कहेंगे, तो कहेंगे विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण यह बताता है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान मूल आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है। अर्थात इसे हम स्मॉल ई के पदों में ही व्यक्त कर सकते हैं।
और आवेश के क्वांटमीकरण का सूत्र हम लिख लेते हैं Q बराबर प्लस माइनस n। याद रखिएगा, कभी भी आपको ये एग्जाम में पूछेगा 2 नंबर में, तो पहले लिखिएगा आवेश के क्वांटमीकरण, उसके बाद इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है, रिवीजन नहीं करवा रहे हैं, क्रैश कोर्स नहीं करवा रहे हैं, ये सिर्फ वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वीडियो बना है, ताकि आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई आपको किताब पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मात्र इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ध्यान से पूरा सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए स्थिर विद्युत में कूलाम के नियम को बताइए, एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा तो कहेंगे कि क्या कि नहीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल होते हैं, उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेश एक दूसरे के अनुदिश कार्य करते हैं। याद रखिएगा ये कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम 2 नंबर में पूछ देता है कि कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए, तो कहेंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच एक दूसरे के आवेश जो होते हैं एक दूसरे के अनुदिश कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं को बताइए, एग्जाम में 2 नंबर पूछेगा तो 4 सीमाएं हम बताएंगे, लेकिन आप 2 या 3 लिख सकते हैं एग्जाम में। या नियम जो होता है केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। याद रखिए कूलाम नियम किसके लिए सत्य होता है, तो बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। दूसरा कहेंगे यह नियम केवल आवेशों स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, गतिमान आवेश के लिए लागू नहीं होता है, यह सिर्फ स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। और तीसरा जो होता है यह 10 का पावर माइनस 14 मीटर से कम दूरी पर यह लागू नहीं किया जा सकता है। चौथा जो होता है यह मूलतः एक प्रायोगिक नियम है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि कूलाम का नियम कैसा है, तो कहेंगे प्रायोगिक नियम है, कूलाम का नियम एक संरक्षित नियम है। तो इस तरह से सीमाएं पूछ देगा तो हम ये लिख लेंगे। 4 सीमाएं बताएं, इसमें 2 भी आप लिख दीजिएगा तो 2 नंबर पक्का है कि आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैद्युतांक K को परिभाषित कीजिए, तो कहेंगे क्या किसी माध्यम में परावैद्युतांक वायु अथवा निर्वात में कुछ दूरी पर स्थित 2 विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर उसी माध्यम या किसी अन्य माध्यम में रखने पर लगने वाला विद्युत बल के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युतांक K बराबर होता है FA बटा में FM। याद रखिएगा परावैद्युतांक FA बटा में क्या होता है FM, और FA जो होता है फोर्स इन एयर और FM का मतलब फोर्स इन एनी मीडियम, यानी कि वायु निर्वात में विद्युत बल तथा किसी अन्य माध्यम में विद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से सूचित करते हैं, अर्थात K बराबर FA बटा में FM। चलिए हम आपको बार बार कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट को ये वीडियो मिले और एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देख करके याद कर लेंगे। A to Z क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा, कोई भी छूटेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, याद रखिएगा इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव के रूप में भी एग्जाम में बन करके आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, कहेंगे क्या अनेक विद्युत आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता जो होती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसके अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के मान के बराबर होता है। याद रखिएगा कि विद्युत आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता ना अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत कह देते हैं। बाबू अगर चुंबकीय क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत अगर पूछ देगा तो जहां पर विद्युत होगा वहां पे चुंबक कर लीजिएगा और जहां पे ई है वहां पे बी कर लीजिएगा। तीसरा का चीज आप याद रखिएगा, अगर हम क्वेश्चन पूछ देगा कूलाम बल के अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए
तो हम क्या करते हैं, जहां क्षेत्र है वहां पे बल यूज कर लीजिएगा और जहां पे ई है वहां पर एफ कर लीजिएगा। आपका A to Z 3 ठो क्वेश्चन में से पकड़ा जाएगा। चाहे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत अध्यारोपण का सिद्धांत पूछे विद्युत क्षेत्र का, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत पूछे, या फिर वो विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत अगर करे, तो परिभाषा सबका सेम है। थोड़ी सी दिमाग लगाइएगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए विद्वान कोई अलग से नहीं होते हैं। विद्वान जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर की बातों को ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वही विद्वान बन जाते हैं, वही टॉप बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे, कि बस उनको फॉर्मेलिटी यदि करना है, कौन कौन सा बता रहे हैं उनको पहले देख लेते हैं। बाबू इस वीडियो को ही सिर्फ देखिए, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं, खाली इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण बताइए। कभी कभी विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण पूछ देगा, कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण पूछ देगा, तो दोनों का एक ही है, बस विद्युत की जगह पे चुंबक कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण हो जाएगा। क्या होगा ध्यान से समझिएगा। कहेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट में विद्युत बल रेखाओं की दिशा जो होती है, दिशा धनात्मक आवेश से परे तथा ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। याद रखिएगा, विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है धनात्मक से परे और ऋणात्मक की तरफ होती है। उसी तरह से यहाँ पे विद्युत के जगह पर वो चुंबकीय बल रेखा भी कर लेते हैं। चुंबकीय बल रेखा किसी दिशा धनात्मक आवेश से परे और ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई भी विद्युत चुंबकीय होता है या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है एक दूसरे को नहीं काटती है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती है, समझाइए। कभी कभी कह देगा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन है, चाहे वो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, दोनों का सेम क्वेश्चन का आंसर है। बस शर्त कि थोड़ी सी दिमाग लगाइएगा, जहां पे विद्युत है वहां पे चुंबक कर दिए, जहां पे चुंबक है वहां पे विद्युत कर दिए, आपका आंसर पकड़ा जाएगा। तो हम क्या कहेंगे बाबू, याद रखिएगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या दो विद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं तो उनके कटान बिंदु पर, उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी बाबू? दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, अतः उस बिंदु पर दो क्षेत्र दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि असंभव है। याद रखिएगा, कभी भी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, चाहे वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, चाहे विद्युत बल रेखाएं हो, चाहे समविभव पृष्ठ हो, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अगर काटेंगे तो उस कटान बिंदु पर दो क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगी, दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा A to Z देखिएगा। जो हम कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव में कोई भी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर से डिनोट करते हैं। कभी कभी पूछ देता है P वेक्टर यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, देखिए इस पे वेक्टर लगा है इसलिए कहेंगे कि यह एक सदिश राशि है। कभी कभी ये भी पूछ देता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर होता है। क्या होता है? कूलम मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? याद रखिएगा, विद्युत फ्लक्स की हम कहेंगे कि जब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से पर विद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद रखिएगा, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी भी पृष्ठ से संबद्ध उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, और फाई बराबर होता है क्या, ई वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर। विद्युत फ्लक्स जो होता है वो एक अदिश राशि होता है, और विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है ई वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर। फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, गॉस का नियम या प्रमेय को बताइए।
गाउस का नियम या प्रमेय को बताइए। तो कहेंगे क्या, गाउस के नियम के अनुसार मुक्त आकाश के किसी बंद पृष्ठ में कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान जो होता है पृष्ठ पर घेरे गए कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। याद रखिएगा, अर्थात हम कहेंगे फाई बराबर ये Q/ε0। याद रखिएगा, क्या कहेंगे बाबू, फाई बराबर Q/ε0। याद रखिए क्या होता है फाई बराबर Q/ε0। क्या कहेंगे, गॉस के नियम के अनुसार किसी मुक्त आकाश के बंद पृष्ठ में कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से घेरे गए कुल आवेश 1/ε0 गुना के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझिए। धातु कवच किस प्रकार विद्युत परिरक्षक का कार्य करता है। धातु कवच, याद रखिएगा, किसी यंत्र को विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए एक कवच होता है जिसके द्वारा ढक देते हैं। क्या कहेंगे, किसी यंत्र के धातु कवच से ढक देने पर धातु कवच के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं रहती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत बल रेखाएं जो होती है कवच के बाह्य पृष्ठों पर होती है और उसी पृष्ठ पर आकर के समाप्त हो जाती है, जिसके कारण वह सुरक्षित रहती है। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि धातु कवच बनाते हैं और उस धातु कवच के द्वारा अगर हम किसी भी क्षेत्र को अगर ढक देते हैं और उस पर अगर विद्युत बल रेखाएं गिरेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गिरेगी तो उसके बाह्य पृष्ठों पर ही रहेगी, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जो होगी वो शून्य होगी, जिसके कारण जो होता है विद्युत बल रेखाएं बाहर ही समाप्त हो जाती है, अंदर रहने वाला वो बच जाता है। इसी को बोलते हैं विद्युत परिरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि आप कार में जा रहे हैं, बिजली गिरने वाली हो तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा, यदि आप कार में जा रहे हो और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको कार के अंदर ही रहना चाहिए, कार के बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए। तो हम कहेंगे कि कार की खिड़कियां बंद करके बिजली गिरने के समय हम संपूर्ण आवेश जो होता है वो कार के बाह्य पृष्ठों पर ही होती है और वो समाप्त हो जाती है, इसलिए कार की खिड़कियां बंद करके कार के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबू ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। याद रखिएगा, वह पृष्ठ जिसके बिंदु पर आवेश वितरण के कारण विभव क्या होते हैं, समान होते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। या फिर वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होते हैं समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि जो भी हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ रहे हो सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरे बुक का सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ही सिर्फ देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि हर बच्चा को ये वीडियो मिले और सभी क्वेश्चन को बच्चे याद करके एग्जाम में 100% करें। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण किसे कहते हैं। कहेंगे क्या कि जब किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। याद रखिएगा, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की बचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पारा विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। 2 नंबर का पूछ देता है, तो कहेंगे कि किसी पारा विद्युत के विद्युत विभंजन के बिना उस पर आरोपित किया जा सकने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान ही पदार्थ का पारा विद्युत सामर्थ्य कहलाता है। याद रखिएगा, पदार्थ का पाराविद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, तो कहेंगे पदार्थ के विद्युत विभंजन के बिना ही उसमें अधिकतम विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जा सके, ऐसे विद्युत क्षेत्र आरोपित को ही न अधिकतम मान को ही पदार्थ का पाराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संधारित्र किसे कहते हैं। याद रखिएगा, कहेंगे कि संधारित्र का निर्माण दो धात्विक प्लेटों के बीच दो धात्विक चालकों वस्तुओं के
बीच या परावैद्युत माध्यम में इस प्रकार पृथक करके बनाया जाता है ताकि ये जो होते हैं विद्युत आवेश को उच्च मात्रा में संचित कर ले। ये देखिए P और Q दो प्लेट हैं, इस पर क्या होते हैं प्लस Q चार्ज होता है और इस पर माइनस Q चार्ज होता है। दोनों के बीच की स्मॉल d दूरी होता है और इसके बीच में जो होते हैं वो परावैद्युतांक माध्यम को इस प्रकार से रख दिया जाता है ताकि ये जो समानांतर प्लेट होता है ये समानांतर प्लेट आवेशों को अधिक मात्रा में इकट्ठा कर सके, संचित कर सके, ऊर्जा को अधिक मात्रा में संचित कर सके, इसी को बोलते हैं संधारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। किसी एकल चालक की धारिता का आप क्या अर्थ लगाएंगे? देखिए संधारित्र में दो चालक प्लेट होते हैं, अगर सपोज दैट अगर एकल चालक होगा तो इससे क्या अर्थ निकलता है? तो कहेंगे कि एकल चालक की तुलना किसी ऐसे समानांतर प्लेट से की जाती है जिससे समानांतर प्लेट संधारित्र से की जाती है जिसकी एक प्लेट को क्या कर दिया जाता है अनंत पर रख दिया जाता है। जैसे कि समानांतर प्लेट में दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो एक प्लेट को तो हम रख लेते हैं और दूसरा का प्लेट को हम अनंत पे मान लेते हैं कि दूसरा प्लेट इसका क्या है अनंत पर है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एकल चालक की धारिता। क्या कहेंगे? एकल चालक की धारिता। एकल चालक की धारिता में एक प्लेट तो यहाँ पर होता है, दूसरे प्लेट को अनंत पर मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताइए। देखिए कारक का जो है वो दो है, सबसे पहला चालक की पृष्ठीय क्षेत्रफल पर और दूसरा होता है चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर। ध्यान से समझिएगा, ये C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट और D/A। याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट D/A होता है, ये फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल C इक्वल टू होता है, हम कर लेते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट और ये A/D, ये फॉर्मूला। देखिए क्या होता है कि जो एप्सिलॉन C होता है, C का जो मान होता है वो A और D पर डिपेंड करता है। ये दो प्लेट होता है P और Q, याद रखिएगा P और Q, तो ये इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है और दोनों के बीच की जो दूरी है स्मॉल d इस पर डिपेंड करता है। यानी कि जितना ही अधिक क्षेत्रफल होगा उसकी जो आवेश इकट्ठा करने की पावर होगा वो ज्यादा होगा, संधारित्र की धारिता अधिक होगी। या फिर अगर दोनों प्लेटों की दूरी जितना ही कम होगा उसकी धारिता उतना ही अधिक होगी, अगर ये ज्यादा होगा तो धारिता कम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू कि चालक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है? ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर में याद रखिएगा। समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है? जैसे कि हमने बताया कि संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं बाबू? P और Q दो प्लेट होते हैं, इसमें प्लस होता है ना और इसमें क्या होता है माइनस होता है, और इसका कारण होता है अर्थ से जोड़ देना, यानी कि पृथ्वी से जोड़ देना। पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इसकी धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। तो याद रखिएगा दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है, तो कहेंगे कि दूसरे प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है जिससे कि संधारित्र की धारिता के मान में वृद्धि हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1D ग्राफ जनित्र क्या है, किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जिसका आविष्कार सन 1931 ईस्वी में RJ 1D वैज्ञानिक ने किया था
और यह जो उपकरण है वो अति उच्च विभवांतर को उत्पन्न करने का एक साधन होता है। याद रखिएगा वान डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, तो अति उच्च विभवांतर उत्पन्न करने का एक मशीन होता है जिसका आविष्कार सन 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक आरजे वान डी ग्राफ ने किया था। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सुनिए, समझिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। याद रखिएगा बार बार कहते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग को डायरेक्ट कभी नहीं लिखना है। जैसे मान लेते हैं अफवाह वेग को परिभाषित करना, अफवाह वेग को परिभाषित करना है, कभी कभी अनुगमन वेग पूछ देता है, तो याद रखिएगा अफवाह वेग और अनुगमन वेग दोनों एक ही होता है। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखते हैं कि अफवाह वेग, उसके बाद अफवाह वेग का परिभाषा लिखते हैं या अनुगमन वेग, उसके बाद इसका परिभाषा लिखते हैं। तो कहेंगे क्या, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के अफवाह वेग को आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में आरोपित विपरीत दिशा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जो औसत वेग होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को ही अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। याद रखिए किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के ना विपरीत दिशा में जो औसत वेग होता है उस औसत वेग को ही अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। याद रखिए एग्जाम में पूछता है, तो इसका पहले हेडिंग लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक का नाम बताइए। दो मुख्य कारक के बारे में बताएंगे, याद रखिएगा। सबसे पहला चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए जो R होता है, प्रतिरोध जो होता है वो होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। याद रखिए जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध चालक का बढ़ेगा, इसलिए हम कहेंगे चालक की लंबाई जो होती है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा जो होता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है, यानी कि जितना ही चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ही घटेगा। इसलिए घरों की वायरिंग में हम लोग अक्सर मोटे तार को यूज करते हैं। मोटे तार इसलिए यूज करते हैं कि प्रतिरोध कम होगा और हमें बिजली सप्लाई, हमें इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा अधिक मिलेगी। याद रखिएगा दो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि जो प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके क्षेत्रफल के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबू ध्यान से समझिएगा। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो कहेंगे क्या कि किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को हम विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर हम विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोधकता का आप लोग कभी कभी परिभाषा लिखते हैं तो इसका आप लोग फॉर्मूला भी जरूर लिखिएगा। E/J होता है धारा घनत्व, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू E/J होता है। याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोधकता को परिभाषित करना हो तो कहेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सभी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं। याद रखिएगा व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो कहेंगे क्या, चार प्रतिरोधों का चार प्रतिरोध तथा एक धारा मापी को परस्पर जोड़ करके एक विशेष या एक ऐसा विशेष परिपथ तैयार किया जाता है जिसकी सहायता से किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। हम परिपथ की व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। याद रखिएगा व्हीटस्टोन सेतु में क्या होते हैं, चार प्रतिरोध होते हैं। इस तरह से चार प्रतिरोध होते हैं और बीच में जो होता है वो धारा मापी होता है। अब इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, विशेष परिपथ तैयार कर लेते हैं, जिसका काम होता है किसी भी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात करना। किसी भी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात करना, इस को ही हम लोग क्या कर देते हैं, व्हीटस्टोन सेतु। ये R1 ये R2 हो जाता है, ये R3 और ये R4 बन जाता है। तो याद रखिएगा
किसी भी परिपथ जिसमें 4 प्रतिरोध हो और एक धारामापी को एक ऐसे विशेष तरीके से एक विशेष परिपथ तैयार कर दिया जाता है जिसमें अज्ञात प्रतिरोध को मापा जा सके, ऐसे विशेष परिपथ को हम लोग व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबू ध्यान से समझिएगा। मीटर सेतु किसे कहते हैं? मीटर सेतु किसे कहते हैं? मीटर सेतु कहेंगे क्या कि मीटर सेतु अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए बनाया गया एक उपकरण है। इसका कार्य सिद्धांत भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके द्वारा दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना भी की जा सकती है। देखिए, जिस तरह से हम लोग व्हीटस्टोन सेतु से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु का भी प्रयोग करते हैं। और मीटर सेतु क्यों करते हैं? जब हम व्हीटस्टोन सेतु का करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, मीटर सेतु से कर लेते हैं तो 100% हमें शुद्ध धारितीय मतलब धारिता के बारे में मीन्स जो इसका प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध हम लोग को ज्ञात हो जाता है। लेकिन जब हम व्हीटस्टोन सेतु से ज्ञात करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें खामियां रह जाती हैं। उस खामियां को दूर करने के लिए यानी कि शुद्ध रूप से हमको अगर प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो हम मीटर सेतु का प्रयोग करते हैं। मीटर सेतु भी एक ऐसा उपकरण है जो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है और दो प्रतिरोधों के बीच में भी तुलना करने में ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखिएगा विभव मापी किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछता है विभव मापी, मीटर सेतु, मीटर, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। किसी क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर मत करिएगा। सब एग्जाम नजदीक आ रहा है, हमको सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा, फालतू चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब पढ़ा हुआ चीजें आप 2 बार 3 बार सिर्फ इसको पढ़ करके लिख लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप एग्जाम में 100% करिएगा। याद रखिए, अपना फालतू दिमाग नहीं लगाना है, अकॉर्डिंग टू टीचर चलिए, टॉप बनिएगा। याद रखिएगा विभव मापी किसे कहते हैं? तो क्या करेंगे बाबू, विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का एक यथार्थ उपकरण है। वास्तव में विभव मापी एक ऐसे वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करता है जिसका अपना प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। याद रखिए, विभव मापी क्या होता है कि किसी भी परिपथ में दो विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में किया जाता है या फिर विद्युत बल के बीच में जो विद्युत वाहक बल होते हैं, विभवांतर होता है, उसको यथार्थ मापने के रूप में, यथार्थ का मतलब सही मापने का एक उपकरण है। विभवांतर मापने का सिंपल कोई बच्चा पूछ देता है कि सर विभव मापी क्या है, तो बच्चा भी जवाब दे देता है विद्युत विभवांतर को मापने का उपकरण को विद्युत विभव मापी कहते हैं। याद रखिएगा, सिंपल परिभाषा में आप कह सकते हैं विभव मापी क्या है, तो क्या कह सकते हैं कि विद्युत विभवांतर को मापने का एक उपकरण जिसे हम विभव मापी कहते हैं। लेकिन इसको बढ़िया डिटेल में अगर आपको लिखना होगा तो इस तरह से लिखिएगा कि विभव मापी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने का एक उपकरण है। या फिर इसको कहेंगे कि ये वास्तव में क्या होता है, विभव मापी एक ऐसा वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करता है। विभव मापी क्या करता है, एक ऐसा वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करता है जिसे हम अपना प्रतिरोध इसको क्या मानते हैं, अनंत मान लेते हैं और यह विभव को बता देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एम्पीयर के परिपथीय नियम किसे कहते हैं या एम्पीयर परिपथीय के नियम बताइए। एम्पीयर के परिपथीय नियम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन में उस परिपथ में प्रवाहित बिल्कुल विद्युत धारा I तथा Y या निर्वात की चुंबकशीलता μ0 के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात हम कहते हैं क्या बात, इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर इनटू dl वेक्टर इज इक्वल टू होता है μ0 इनटू I। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर इनटू dl वेक्टर इज इक्वल टू μ0 इनटू I होता है। B वेक्टर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो कहेंगे किसी बंद परिपथ के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I तथा चुंबकीय प्रगमता या चुंबकशीलता μ0 के गुणनफल
के बराबर होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको परिभाषा याद हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं? एग्जाम में आता है 2 नंबर में, साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो भारी धनावेशों को त्वरित करने का काम करता है। क्या कहेंगे? कहेंगे यह भारी धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कणों को न अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने की एक युक्ति है न, जिसे हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जो धनावेशित कणों जैसे जो प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया या अल्फा कण होते हैं, इनको अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए, त्वरित करने के लिए एक मशीन है, एक युक्ति है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शंट किसे कहते हैं? 2 नंबर में आएगा तो कहेंगे क्या? ध्यान से समझिएगा, शंट किसे कहते हैं? बाबू अगर कहेंगे शंट की बात तो याद रखिए समानांतर क्रम में संबंधित प्रतिरोध, कम प्रतिरोध के तार को जिसे धारामापी में प्रवाहित धारा पर नियंत्रण रखा जा सके, शंट कहा जाता है। अगर एक लाइन में आपको बताएं तो शंट क्या है, तो कहिए कम प्रतिरोध जो होते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? शंट कहते हैं। जो किसी भी धारामापी में हम लोग या तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ करके क्या करते हैं बुआ? एक स्पेशल हम धारा को नियंत्रण कर लेते हैं। धारा को नियंत्रित करने के लिए यदि अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ यानी कि धारा मापी के साथ समानांतर क्रम में शंट को जोड़ देते हैं तो वो अमीटर बन जाता है, जो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है, विद्युत धारा को मापने में काम करता है। तो याद रखिएगा शंट का काम क्या होता है? कहेंगे शंट जो होता है समानांतर क्रम में संबंधित कम प्रतिरोध होता है, कम प्रतिरोध के तार को जिससे कि धारा मापी में अगर हम जोड़ देते हैं तो वो धारा को नियंत्रण रखता है, शंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शंट के लाभ क्या होते हैं? तो शंट का लाभ की बात करेंगे बाबू, तो शंट लगा करके किसी भी धारा मापी को किसी भी परास के अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। याद रखिएगा शंट लगाकर अगर धारा मापी के समानांतर क्रम में अगर हम शंट लगा देते हैं तो हम एक अमीटर का निर्माण कर लेते हैं, और यह धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाता है। क्या करता है? धारा मापी की जो कुंडली होती है उसको जलने से बचाता है, ये होता है शंट का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, बार बार कहते हैं कि विदाउट स्किप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी एग्जाम में 100% मार्क्स आए। चलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुणों को बताइए। देखिए जिस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण हमने आपको बताया है उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण होते हैं। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र के रेखा के गुण पूछे या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण पूछे, दोनों का गुण सेम है, सिर्फ नाम में परिवर्तन कर दीजिएगा। जहां चुंबकीय क्षेत्र है वहां पे विद्युत क्षेत्र कर दीजिएगा, अगर विद्युत क्षेत्र रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र कर दीजिएगा। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट में, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तर ध्रुव से निकल करके वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती। देखिए इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं, लेकिन जब हम विद्युत की बात करते हैं तो उसमें जो होता है वो वक्र नहीं बनाता है, वो क्या करता है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, यानी कि धन ध्रुव से ऋणात्मक की तरफ जाता है, वो होता है। इसमें क्या होता है वक्र बनाते हुए जाता है, ये उत्तरी ध्रुव से कहां जाता है? दक्षिणी ध्रुव। सेकेंड जो होता है चुंबकीय ध्रुवों के सभी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है प्रबल होता है और दूर जो होता है वो दुर्बल होता है। तो आवेश में भी वही होता है, आवेश के चारों ओर नजदीक जो होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है और दूर जो होता है वो दुर्बल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हैं ये बाबू चुंबक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इसके आसपास जो होता है चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल होता है, ये इसके आसपास प्रबल होता है, लेकिन दूर जो होता है दुर्बल होता है। जैसे प्लस की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं धनात्मक आवेश का, तो ये धनात्मक आवेश के इसके चारों ओर जो
नजदीक होगा उसका जो आवेश का मान होगा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल विद्युतीय क्षेत्र होगा। लेकिन जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाते हैं ये दुर्बल होते जाता है। तो देखिए दोनों का सेम होता है गुण, चाहे वो विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण हो चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण हो। ध्यान अगर दीजिएगा तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस वीडियो में ही A to Z क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? दोनों सिमिलरिटी क्वेश्चन है, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर सेम मिल जाएगा। कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, यदि काटती है तो उनके दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के दो दिशाएं होंगी जो कि क्या है, असंभव है। देखिए जहां चुंबकीय है वहां पे विद्युतीय कर लीजिएगा, आंसर में भी विद्युतीय कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम हो जाएगा। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण बताइए। जैसे विद्युत बल रेखा के गुण बताए थे उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण होता है, याद रखिएगा। दोनों के गुण सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर चुंबक है तो चुंबक करेंगे, वहां पे विद्युत है तो विद्युत कर लेते। तो हम कहेंगे क्या कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकल करके वक्र बनाते हुए दक्षिण ध्रुव में जाती है। हम विद्युतीय बल रेखाएं वो धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जाती है, बस ये याद रखिएगा। चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के समीप चुंबकत्व क्षेत्र जो होता है प्रबल होता है और दूर जो होता है दुर्बल होता है। विद्युत में भी क्या होता है, नजदीक जो होता है वो प्रबल होता है और दूर जो होता है वो दुर्बल होता है। यानी कि हम कहेंगे कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं और चुंबकीय बल रेखाएं हैं दोनों एक ही तरह से हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, जैसे कि इसके पहले बताया कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक उसी तरह से चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि एक दूसरे को काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी जो कि असंभव है, याद रखिएगा। अर्थात उस बिंदु पर दो दिशाएं बताएंगी जो कि क्या है, असंभव है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देगा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, इसके गुण लिखिए, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, इसके गुण लिखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, इसके गुण लिखिए। तो तीनों क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, तीनों उसके गुणों के बारे में बताएंगे, तीनों मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो तीनों लिख दीजिएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या कहेंगे, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में साधारण रूप से चुंबकित हो जाती है तथा शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर उसकी ओर आकर्षित हो जाती है, ऐसे पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। याद रखिए अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर साधारण रूप से चुंबकित हो जाती है तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो उस चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कभी कभी पूछ देगा अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण को लिखिए, तो कहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहला गुण हम कह देते हैं कि इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है। याद रखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है और अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति लगभग ताप पर निर्भर करती है। 2 गुण लिख दीजिएगा, हो जाएगा काम, या फिर इसको और आगे बढ़ाइएगा, तीसरा गुण भी आप लिख सकते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो कम होती है तथा धनात्मक होती है। इसमें 3 गुण आपको बता दिए, 3 में से आपको सिर्फ मात्र 2 गुण लिखिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। बार बार कहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा अनुचुंबकीय किसे कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ से क्या समझते हैं, इनके गुणों को लिखिए। तो हम तीनों का परिभाषा लेकर के तीनों के अलग अलग गुण लिख लेते हैं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ना क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाती है तथा
शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो वो क्या करती है, वो प्रतिकर्षित करती है ना, शक्तिशाली चुंबक की ले जाने पर कुछ प्रतिकर्षित कर देती है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी शक्तिशाली किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वो क्षेत्र की दिशा में क्या होती है, विपरीत दिशा में वो आकर्षित होती है और शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो वो कुछ प्रतिकर्षित हो जाती है। ऐसे पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और कभी कभी पूछ जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुणों को लिखिए तो कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण अगर पूछ देगा तो बाबू क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अगर गुण कह देगा तो हम लिखेंगे क्या, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान जो होता है वो 1 से कम होता है। याद रखिएगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान इसमें 1 से कम होता है। और दूसरा कहेंगे कि चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, प्रतिचुंबकीय का एक ठीक उल्टा है, इसमें 1 से कम होता है, उसमें 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है और ये प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करता है ना। ये चूंकि अनुचुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है वो ताप पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, दोनों अगर एक भी अगर अनुचुंबकीय पदार्थ याद कर लेते हैं तो तीनों याद हो जाएगा, क्योंकि तीनों में थोड़ी सी खाली अंतर है। खाली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो तीनों आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। तो इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है तथा यह चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है ताप पर निर्भर नहीं करता है और इसका मान जो होता है कम होता है और ये ऋणात्मक होता है। इसका मान जो होता है अनुचुंबकीय का मान थोड़ा सा ज्यादा होता है और धनात्मक होता है, लेकिन इसका मान क्या होता है, कम होता है और ऋणात्मक होता है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है वो होता है, और हम बात करते हैं तीसरा, लौ चुंबकीय पदार्थ। लौ चुंबकीय पदार्थ पूछ देता है, लौ चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ। तो देखिए, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वही लौ चुंबकीय पदार्थ का परिभाषा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि शक्तिशाली रूप से चुंबकित होता है। यानी कहेंगे वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर शक्तिशाली रूप से आकर्षित, शक्तिशाली रूप से चुंबकित हो जाता है और किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो शक्तिशाली रूप से वो आकर्षित हो जाती है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ कहा जाते हैं। याद रखिएगा, परिभाषा क्या कहेंगे, वे पदार्थ जो किसी चुंबक के सिरों के पास ले जाते हैं, ले जाने पर इसकी तीव्रता जो होती है तीव्रता से आकर्षित होती है, शक्तिशाली से वो आकर्षित हो जाती है और किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में क्या होती है, प्रबल रूप से आकर्षित हो जाती है, चुंबकित हो जाती है। ऐसे पदार्थ को हम लौ चुंबकीय पदार्थ कह देते हैं। एग्जाम में पूछ देगा बाबू कि लौ चुंबकीय पदार्थ के गुण को लिखिए, तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण होते हैं वही लौ चुंबकीय पदार्थ के गुण होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है प्रबल रूप से पाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे बाबू, ये पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। सबसे पहला लौ चुंबकीय पदार्थ के गुण क्या होते हैं कि यह चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, और दूसरा इनमें अनुचुंबकीय पदार्थ के वो सभी गुण विद्यमान होते हैं जो अनुचुंबकीय पदार्थ में होते हैं। अतः इनके लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक होता है। याद रखिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है, लौ चुंबकीय का 1 से बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। विद्युत चुंबक कहेंगे क्या कि धारावाही परिणालिका जो होता है एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यदि परिणालिका के अंदर अगर नट लोहे की टुकड़ी को रख दिया जाता है तो परिणालिका जो होता है, परिणालिका का चुंबकत्व तो कई 100 गुना ये बढ़ जाता है और इस स्थिति में ये परिणालिका जो होता है वो विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। और ये विद्युत चुंबक तभी तक व्यवहार करती है जब तक परिणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित कराना बंद कर देते हैं तो ये विद्युत चुंबक का गुण जो होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं विद्युत चुंबक तभी तक रहता है जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं विद्युत चुंबक का गुण समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, इसीलिए विद्युत चुंबक को टेम्पोररी विद्युत मतलब साधारण विद्युत चुंबक के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि स्थायी चुंबक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो रूम के तापमान पर, रूम के टेम्परेचर पर क्या होता है कि अपना चुंबकत्व का गुण बहुत लंबे समय तक बना करके रखा रहे, ऐसे चुंबक जो होते हैं अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। क्या कहते हैं, ये चुंबक जो होते हैं ना बाबू पदार्थ के बनाए जाते हैं और इनकी धारणशीलता जो होती है और निग्राहिता जो होती है उच्च होती है। याद रखिएगा,
एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है, या दोनों को परिभाषित करिए, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, लेंज का नियम किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे बाबू, चुंबकीय प्रेरण के सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि इसकी उत्पत्ति होती है। लेंज का नियम कहलाता है। याद रखिएगा, लेंज का नियम किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरण के सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार की होती है कि यह जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। लेंज का नियम कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताइए। तो याद रखिएगा, हम बताएंगे दो नियम। पहला नियम है कि जब किसी विद्युत परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स जो होता है परिवर्तन होता है, संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी कि अगर किसी भी परिपथ में अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तो उसके बगल में भी क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ऐसे कंडीशन को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सेकेंड जो होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक के बराबर होती है। अर्थात अगर गूगल इसका फॉर्मूला लिखना होगा तो हम इसका कहेंगे E = और di/dt कर लेते हैं। क्या कर लीजिएगा? ऋणात्मक दर चुंबकीय फ्लक्स ये d∅dt कर लेते हैं, तो हुआ d∅dt कर लेते हैं। E = d∅dt होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के, ये अनुक्रमानुपाती होती है, और ये माइनस बताता है, ऋणात्मक होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम होते हैं, जो कि किसी विद्युत परिपथ में जो चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होती है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक परिवर्तन के दर के बराबर होती है। 2 नंबर के एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? स्वप्रेरण किसे कहते हैं? तो कहेंगे क्या कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ऐसे कंडीशन को, ऐसी स्थिति को स्वप्रेरण कहते हैं। याद रखिएगा, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उस कुंडली को क्या करती है? प्रेरित करती है, प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। याद रखिएगा, ये सभी जो है VVI शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। भंवर धाराएं किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की भंवर धाराएं की बात करते हैं। कहेंगे क्या कि जब किसी धातु की टुकड़ा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है, उससे बद जो चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तन हो, धातु के संपूर्ण आयतन में एक प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है। ये धाराएं ही इस धाराएं को ही भंवर धाराएं कहते हैं, और यह भंवर धाराएं जो होती है गति को विरोध करती है, जिसे हम क्या करते हैं? भंवर धाराएं। याद रखिएगा, भंवर धाराएं किसे कहते हैं? 2 नंबर में आएगा। तो लिखेंगे क्या? जब किसी धातु की टुकड़े किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार ये गति करता है कि उससे बाद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो धातु के टुकड़े में संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रेरित धारा की गति को विरोध करती है, जिसे हम भंवर धाराएं कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चोक कुंडली किसे कहते हैं? एग्जाम में 2 नंबर में आएगा। तो लिखेंगे क्या? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा को ह्रास हुए बिना धारा को कम करने की एक युक्ति होती है, एक अन्य साधन होता है, जिसे हम चोक कुंडली कहते हैं। याद रखिएगा, चोक कुंडली किसे कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा को ह्रास किए बिना ही क्या करती है? धारा
को बनाए रखती है, यानी धारा को कम करने का एक अन्य साधन होता है जिसे हम चौकोर कुंडली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाटहीन धारा किसे कहते हैं? वाटहीन धारा किसे कहते हैं? कहेंगे क्या कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध जो होता है वो शून्य है, तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगी परंतु व्यय होने वाली औसत शक्ति शून्य होगी। याद रखिए, यदि किसी परिपथ में अगर प्रतिरोध जो है ओमीय प्रतिरोध शून्य होगा तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होगी वो व्यय तो होगी लेकिन उसकी औसत शक्ति क्या होगी? शून्य होगी। अर्थात हम कहेंगे कि परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होगा। जब ऊर्जा क्षय नहीं होगा तो इस प्रकार की जो परिपथ बनता है ना, परिपथ की जो धारा होती है उस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं? एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे क्या कि यह वह युक्ति है जो चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे वह युक्ति जो चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये उच्च विद्युत विभव अथवा निम्न विद्युत विभव को कंट्रोल करती है, यानी कि निम्न विद्युत विभव को उच्च विद्युत विभव में और उच्च विद्युत विभव को निम्न विद्युत विभव में परिवर्तित करती है। या फिर इसको हम लोग डिटेल में इस तरह से लिखेंगे, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को क्या करती है? परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर क्या है? तो कहेंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के उच्च विद्युत विभव को उच्च विद्युत विभव के निम्न विद्युत विभव में तथा प्रत्यावर्ती धारा के निम्न विद्युत विभव को उच्च विद्युत विभव में परिवर्तित करने की एक युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्लक्स हानि किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछेगा तो कहेंगे कि व्यवहारिक जो ट्रांसफार्मर होते हैं, व्यवहारिक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स संबंध नहीं होता है। तो होते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक होता है इस तरह से, ये प्राथमिक कुंडली होता है और एक द्वितीय कुंडली होता है। याद रखिएगा, ये P और ये S होता है। जब किसी ट्रांसफार्मर में ये दोनों एक दूसरे से संबद्ध नहीं होते हैं और इसके कारण जो ऊर्जा ह्रास होती है उसे हम फ्लक्स हानि कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी ट्रांसफार्मर के ये प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स अगर नहीं होता है तो प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ना द्वितीय ऊर्जा में नहीं जा पाता है, द्वितीय कुंडली में नहीं जा पाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की जो ऊर्जा की हानि होती है उसे हम क्या कह देते हैं? फ्लक्स हानि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बार बार कहेंगे बाबू ये वीडियो जो है हमारे लिए अभी तक जितने भी वीडियो हम YouTube पे अपलोड किए हैं, चाहे वो क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सबसे ये खास वीडियो है। इस पे अधिक से अधिक व्यूज आनी चाहिए, अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। ये बहुत हमारी मेहनत है इसको बनाने में, इसलिए ये अगर थोड़ी सी आपको लगता होगा कि ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भंवर धारा किसे कहते हैं? भंवर धारा हानि किसे कहते हैं? याद रखिए, ट्रांसफार्मर में ही ऊर्जा हानि को ही भंवर धारा हानि कहते हैं। कहेंगे क्या कि जब ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा, जब ट्रांसफार्मर की क्रोध से परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स संबंध होता है, ये देखिए ये हमारा
तो ये चुंबकीय फ्लक्स जब परिवर्तन होता है तो ये ट्रांसफार्मर की अगर क्रोड से संबंधित होता है तब इसमें जो होती है भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण क्रोड में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्षय होता है और इसे हम भंवर धारा कहते हैं, भंवर धारा हानि कहते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर जो होता है आवाज करता है, आवाज जो करता है वो भंवर धारा हानि के कारण होता है। तो हम क्या कहेंगे बाबू, जब किसी ट्रांसफार्मर की क्रोड से परिवर्तित जो चुंबकीय फ्लक्स संबंध अगर होता है तब इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है और जिनके कारण क्रोड के ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा होती है वो क्षय होने लगता है, जिसे हम भंवर धारा हानि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैक्सवेल के समीकरण को बताइए। देखिए मैक्सवेल के 4 समीकरण होते हैं और मैक्सवेल ने ही अपने समीकरण के हिसाब से ये बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, कैसे चलता है। तो याद रखिएगा मैक्सवेल के 4 समीकरण होते हैं, चारों समीकरण याद रखिएगा, 2 नंबर में एग्जाम में आएगा। मैक्सवेल के 4 समीकरण निम्नलिखित है। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर इनटू ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम विद्युत फ्लक्स का नियम यानी कि हम कहेंगे विद्युत इसको E वेक्टर इनटू ds वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स है यानी कि विद्युत स्थिर विद्युत का ये विद्युत फ्लक्स है, स्थिर विद्युत में विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E वेक्टर इनटू ds वेक्टर होता है और ये बराबर होता है q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये होता है चुंबकीय फ्लक्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर इनटू ds वेक्टर बराबर 0। इसका नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। ये हम कहेंगे स्थिर विद्युत में विद्युत फ्लक्स का सूत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबक फ्लक्स का सूत्र है। ये इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर इनटू dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू ic प्लस id जो होता है ये एक तरह का कहेंगे एम्पियर का परिपर्थीय नियम का सूत्र है ना, चुंबक में एम्पियर का परिपर्थीय नियम का सूत्र है। और चौथा जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर इनटू dl वेक्टर इज इक्वल टू माइनस d∅dt, ये जो होता है वो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है। तो ये 4 होते हैं इक्वेशन जिसके कारण जो मैक्सवेल ने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग किस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताओं के बारे में बताइए, 2 नंबर में आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि प्रत्येक त्वरित विद्युत आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है, यानी कि जो भी आवेश त्वरित होता है गतिमान होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। सेकेंड, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कभी भी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होते हैं तो एक दूसरे के क्या होते हैं बाबू, लंबवत होते हैं। यानी कि देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है जब उत्पन्न होता है इस तरह से, ये इस तरह से होता है ये, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है E वेक्टर और ये होता है B वेक्टर। तो E वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे के लंबवत संचरण करते हैं, याद रखिएगा। थर्ड में कहेंगे ये तरंगे जो होते हैं प्रकाश के वेग से गति करते हैं, यानी कि जो प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उस वेग से विद्युत चुंबकीय तरंगे भी गति करते हैं। नेक्स्ट है इन तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुप्रास होती है। इस तरह की जो गति करती है प्रकाश की तरंगे वो कैसा होता है, अनुप्रास होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग की गति होती है वो किस तरह की गति होती है, यानी कि कैसा होता है, उसकी प्रकृति बताइए। तो क्या कहेंगे, अनुप्रास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि पराबैंगनी किरणों का प्रयोग बताइए, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग बताइए। तो हम कहेंगे इसके 2 प्रयोग याद रखिएगा। सबसे पहला खाने की वस्तुओं को संरक्षण करने में, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं देखते होंगे पैकिंग फूड आता है उसको लंबे समय तक संरक्षित करना होता है, तो पराबैंगनी किरणों से हम गुजार देते हैं तो लंबे समय तक वो संरक्षित रहती है। दूसरा चीज हम कह सकते हैं अदृश्य लिखावट में, जो चीज लिखा गया है उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे तो उसको पढ़ने के लिए हम पराबैंगनी किरणों का सहारा लेते हैं। तीसरा इसमें कह सकते हैं नकली दस्तावेज, कोई भी नकली दस्तावेज बनाया गया उसको पता करने के लिए हम पराबैंगनी किरणों का प्रयोग कर सकते हैं। अंगुली का निशान बनाने का पता लगाने में किया जाता है। अंगुली का निशान जो हमारे तो अंगूठा पता करना हो भैया ये अंगूठा छाप किसका है ना, तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से प्रयोग पूछता है तो याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अभी तक का इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और
उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो आप लोग के लिए बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अभी तक का जितना भी मेरा वीडियो है उसमें से सबसे यूनिक वीडियो है, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जाते जाते आपको जरूर बात कहेंगे कि अपने विचारों पर अटल रहें, अपने विचारों पर अटल रहें। देखिए जीत का झंडा कैसे नहीं फहरता है, जीत का झंडा हम लोग को फहराना है, हमको टॉप करना है एग्जाम में। ये कब टॉप करिएगा, जब इस वीडियो को पूरा A to Z कॉन्सेप्ट के साथ अगर सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा और इस वीडियो के द्वारा आप एग्जाम में 100% कर लीजिएगा। याद रखिएगा, अगर जो बच्चे नए हो रहे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जो बच्चे हमारे पुराने स्टूडेंट थे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि उनके एग्जाम में 100% मार्क्स आए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हाँ अपना पॉजिटिव थॉट बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।